हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हालचाल जानना चाहूँगा, क्योंकि ठंड भी फिर से कम बैक कर रही है थोड़ी बहुत, तो घबराइए मत। ठंडी में अपने आप को बचाइए और बचा करके पूरे तन मन धन से एक ही जगह पे रह करके ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने तैयारी के पीछे दीजिए, ठीक है। और आपके साथ हम भी लगे हैं और हमारी पूरी टीम लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको अध्ययन में, पढ़ने में, चीज़ों को समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको पता भी में भी पॉसिबल आपको जानकारी मिल गई होगी कि जो खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 3 फरवरी से लेकर के पूरे लगभग 25 से 28 फरवरी या पूरा मंथ ही समझ लीजिए 2 शिफ्ट में प्रैक्टिकल डेट पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके अपने कॉलेज से, टीचर से संपर्क करके फाइल्स वगैरह अपडेट कर लीजिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फाइल प्रिपेयर कर लीजिए, तो और कुछ चार्ट बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपको चार्ट प्रॉब्लम बनाने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अपने क्लास टीचर से संपर्क करके फाइल मेंटेन करेंगे, तो वाइबा के वक्त जब एग्जामिनर आएगा बाहर से आपके यहाँ, तो वाइबा लेगा तो उस फाइल को वहाँ पे चेक की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास फाइल भी होनी चाहिए, अन्यथा नंबर काट भी लिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो मैसेज आपका हो गया। अब हम विपिन सर आइए चलते हैं, आप लोगों को हम आज के कुछ नए क्वेश्चन, नए शिफ्ट के बारे में स्टडी कराएंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से, टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया है तो उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट, सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 63 रुपये पे करना पड़ेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ का आप देख लीजिए, 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठ कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं वो अनसॉल्व क्वेश्चन ही है 2020 का, जो विगत वर्षों में आया हुआ है, ठीक है। गेस्ट पेपर के तौर पर भी हो सकता है। तो सेट का नाम WH है और WH का आज हम पहला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, या पहला सेट करने के लिए, और पहले सेट का पहला क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस होता है अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम समय खराब ना करके हम फटाफट आपके क्वेश्चन पर आना चाहेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और अपने ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक नए सेट की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल, शॉर्ट,
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, अनिषेक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पिछले वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है, अनिषेक जनन होता है, ठीक है, और ये दिया है और यहीं पर आपका, ठीक है, उत्तर भी दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 मल्टीपल दिए गए हैं। पहला है रोटी फर्श में, ठीक है, दूसरा है मधुमक्खियों में, और तीसरा है टर्कियों में, ठीक है, टर्कियों में, और चौथा है सभी में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन करते चलिए और एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, बेहतर होगा, ठीक है। अनिषेक जनन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि अनिषेक जनन क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट। एक तरह से यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जनन मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना, ठीक है। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, अर्थात जब भी कोई बेबी उत्पन्न करना होता है दोस्तों तो नर और मादा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नर के जननांगों में नर युग्मक अर्थात नर जनन कोष क्या होती है, और मादा के जननांगों में मादा युग्मक अर्थात मादा जनन कोष क्या होती है, ठीक है। जब दोनों आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं एक बेबी के लिए, तो नर की जनन कोशिकाएं जाके मादा के जनन कोशिका से क्या होती हैं, मिल जाती हैं मादा की बॉडी में, और मिल करके क्या बनाती हैं, युग्मन जाइगोट बनाती हैं, ठीक है। तो जाके एक बेबी, एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो लेकिन तो उससे क्या कहते हैं, निषेचन या निषेक जनन। यहाँ लेकिन उल्टा है, अनिषेक जनन, यानी कह रहा है कि चारों विकल्प में से उनको चुनिए जिनमें किया, जिनका निर्माण, जिनका जन्म बिना नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से हुआ है, ठीक है। तो उसी को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोटीफर्स पौधों में भी क्या होता है, अनिषेक जनन होता है, और मधुमक्खी में भी मैंने आपको बताया है कि अनिषेक जनन होता है, यानी दोनों में होता है। इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन क्या सही होगा, चौथा विकल्प सही है। रोटीफर्स पौधे में, मधुमक्खी में भी होता है और टर्कियस में भी होता है, अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। अगर अनिषेक जनन समझना हो तो थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, जैसे मधुमक्खी को अगर हम ले लें तो मधुमक्खी में 2 मक्खी होती है, एक रानी होती है और एक ड्रोन होता है, ठीक है। रानी मादा होती है और जो ड्रोन होता है ये नर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों याद रखना कि जो मधुमक्खी का नर होता है उसे ड्रोन कहते हैं, ड्रोन उसका एक अलग नाम होता है, ठीक है, ड्रोन्स कहते हैं, ओके। अब क्या है कि इनमें 32, ठीक है, इनकी जनन कोशिका में 32 गुणसूत्र होते हैं और ड्रोन में 16 होते हैं, और नानी में जो जनन कोशिका में 32 होता है वो अगुणित होता है, 16 और 16 के सेट में क्या होता है, डिवाइड होता है। और जब रानी के साथ ड्रोन ये प्रजनन करता है तो इसका जो जनन कोशिका है 16 गुणसूत्र वाली, या इसके 16 गुणसूत्र से क्या होती, मिलकर 32 बनाती है, अर्थात 32 मादा में है, यानी किसका निर्माण हुआ, मादा मधुमक्खी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, मादा मधुमक्खी का निर्माण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मादा में जो जनन कोशिका थी वो 2 सेटों में बटी थी, 16-16, और जब इसके साथ इसने प्रजनन किया तो इसका एक ही सेट इसके साथ मिल रहा है, रानी मधुमक्खी बनी मादा, और ये जो बच रहा है इसको तो कोई भी मिल ही नहीं रहा है, इससे कौन मिलेगा, कोई बच्चा ही नहीं है। तो ये सिर्फ 16 के रूप में ही डेवलप हो जाता है, किस रूप में, ड्रोन के रूप में। क्यों? क्योंकि 16 वाला ड्रोन होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि जो ड्रोन मधुमक्खी है, ठीक है, अर्थात नर मधुमक्खी है, अब इसका निर्माण कैसे हो रहा है, इसमें युग्मक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जबकि रानी वाले मिल रहा है, तो ड्रोन में नहीं मिल रहा। तो बिना मिले ही, बिना नर युग्मक का मादा युग्मक मिले ही यहाँ पर एक नए मधुमक्खी का जन्म हो रहा है ड्रोन का, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रानी मक्खी का निर्माण हुआ है इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन द्वारा जनन हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मधुमक्खी का भी सही है, रोटीफर्स का सही है, तीनों सही है, अर्थात आपका विकल्प जो सही होगा इनमें से सभी। मैंने दोस्तों बताया है, कभी क्वेश्चन पढ़िए तो आपका हो सकता है पहला ही ऑब्जेक्टिव सही हो, लेकिन पहले विकल्प को चुन करके अगर सही लग रहा हो तब भी 1 सेकंड के लिए रुक कर दूसरा, तीसरा और चौथा भी पढ़ लिया करिए। हो सकता है पहला भी टिक कर दिया, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो और इनमें से सभी वाला हो, तो
तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है, प्रभाविता नियम के लिए सही है। ठीक है, मेंडल का नियम है, आपको पता होगा। तो जो पहला का, खा, गा, चा, घा, 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए हैं। पहला है कारक, कारक जोड़े में होते हैं। पहला आपका आंसर है कारक जोड़े में होते हैं। और जो दूसरा आंसर है आपका लक्षणों का निर्धारण। ठीक है, लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा होता है। और जो गा है तीसरा, यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो, अर्थात जैसे एक लंबा और एक बौना, ठीक है, असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। और जो चौथा विकल्प है सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नाउ टू बी क्लियर। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है। तो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम आपने पढ़ा। ठीक है, मेंडल का नियम है। तो वहां पर मैंने आपको 3 नियम बताए थे, प्रभाविता का नियम, प्रबलता का नियम पहला, दूसरा आपको बताए थे पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 3 नियम बताए थे। तो प्रभाविता के नियम में आपने क्या देखा था कि जब मटर का एक लंबा और एक बौना पौधा लिए तो ये दोनों भिन्न क्या हुए, भिन्न लक्षण वाले हुए, भिन्न कारक वाले, दोनों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि लंबा बौना 2 भिन्न कारक साथ रहेंगे तो जो लंबा वाला है वो बौने को पनपने नहीं दे रहा है, खुद अपने आप को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। इसका मतलब लंबा वाला प्रभावी है बौने पर। ठीक है, कब, जब 2 भिन्न लक्षण साथ रहेंगे। ठीक है, असमान कारक, भिन्न माने असमान कारक साथ रहेंगे तो एक प्रभावी होगा दूसरे पर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन विकल्प दिया है कि यदि कारक जोड़ों के समान सदस्य असमान हो, अर्थात एक लंबा और एक बौना हो, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। सही बात है, तो ये आपका विकल्प सही है। जरा और चेक कर लेते हैं, कारक जोड़े में होते हैं, बिल्कुल सही। कारक हमेशा, कारक मतलब जैसे आपने देखा था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, तो वहाँ पर एक लंबा एक बौना लिया था, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या था, लंबेपन का कारक है और ये क्या है, बौनेपन। तो ये देखिए जोड़े में है, यहाँ भी जोड़े में है, तो इसका मतलब ये भी सही है। और इसको चेक करो, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति का जो लंबापन, बौनापन, गोरापन है, मेंडल ने इसको, इस लंबेपन, गोरेपन, बौनेपन, कालेपन वाले निर्धारण करने वाले कारक को मेंडल ने क्या कहा, अनुवांशिक कारक कहा है। ठीक है, तो वही अनुवांशिक कारक क्या करता है, किसी व्यक्ति के लक्षणों का निर्धारण करता है। तो वही कह रहा है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों से, भिन्न भिन्न इकाइयों से होता है, बिल्कुल सही है। जैसे जो हमारी लंबाई है उसका कारक अलग है, जो हमारा सांवलापन है उसका कारक अलग है, जो हमारे शरीर की बनावट उसका कारक, मतलब अलग अलग लक्षणों के निर्धारण में अलग इकाइयाँ काम करती हैं। अर्थात ये भी विकल्प सही है, यानी तीनों सही है, यानी आपका जो विकल्प है वो चौथा सही होगा। ठीक है, इनमें से सभी विकल्प ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन
लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर जो हमारा 3 है आज का, वो है निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन पादपों के साथ, ठीक है, पादपों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, सहजीवी संबंध रखते हैं। ठीक है, विकल्प आपका है नंबर 1 राइजोबियम और विकल्प नंबर 2 आपका जो होगा माइकोराइजा, नंबर 3 नॉस्टॉक और नंबर 4 आपका है फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर आपसे हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, आपको 3 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम देंगे और आप बताइएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। ठीक है, मैंने आपको सहजीवन या सहजीवी का उदाहरण बताया है और परिभाषा भी बताई है, कई बार मैंने रिपीट किया है। सह माने साथ साथ, जीवी माने जीवन यापन करना, मतलब 2 जीव परस्पर एक साथ रहकर के जीवन यापन करें और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हों, तो ऐसी व्यवस्था को सहजीवन कहते हैं और ऐसे जीव को सहजीवी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 जीव साथ रहें। एक तो क्लियर हो गया प्रश्न में ही, पादप निम्न में से, यानी एक इसमें से चुनिए जो पौधों के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है सहजीवी के रूप में। तो 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप टिक करके बताइए कमेंट बॉक्स में। टाइम शुरू हुआ अब। हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका। तो पहला विकल्प है राइजोबियम। आपको पढ़ा है, मैंने बताया था कि राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। ठीक है दोस्तों, जो मटर होता है, चना होता है, अरहर होता है, ठीक है, या जो उर्द और मूंग होती हैं, दाल वाली जो फसलें हैं, ठीक है, इनको लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, ये क्या हैं, पौधे हैं भाई। मटर का पौधा है, चने का पौधा है और उर्द मूंग का पौधा है। तो इन पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसका नाम राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम है। यह जीवाणु के उसके गांठों में, जड़ जो होती है, इन पौधों की जड़ों की ऐसी सी होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गठीली, इन्हीं में जीवाणु पाया जाता है और रह करके वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी मिलाकर पौधों को देता है और पौधे बदले में इसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए स्थान देते हैं, अर्थात राइजोबियम इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं माइकोराइजा, यह भी क्या होता है, प्लांट के साथ सहजीवी के रूप में पाया जाता है, ये भी विकल्प सही है। और नास्टॉक ये भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट ही है, शैवाल है, शैवाल के अंतर्गत आता है नास्टॉक। ये भी क्या करता है, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के साथ रह के अपना जीवन यापन करके सहजीवी का उदाहरण पेश करता है, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, यानी कि सॉरी गड़बड़ हो गया, नास्टॉक गलत, ये गलत है, ये सही है और ये सही है, दोनों सही है। तो विकल्प फर्स्ट एंड सेकंड आपका ये होगा। ठीक है, नास्टॉक शैवाल है दोस्तों, ये अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, लेकिन राइजोबियम पौधे के साथ रह सकता माइकोराइजा, अर्थात ये आपका विकल्प चौथा सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी आप पढ़े हो, कई बार पढ़े हो, कई बार मैंने बोला एग्जाम में आएगा यार, रट लो रट लो रट लो, तो आप रट भी लिए होंगे, बहुत सारे बच्चों को वैसा पता भी होगा। ठीक है, तो हम प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो जो प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम, क्या प्रश्न है, कौन सा एंजाइम, ठीक है, डीएनए को, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है,
काटने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सा एंजाइम, मतलब 4 विकल्प आपको देगा, चारों एंजाइम हैं, उनमें से एक एंजाइम का नाम बता दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, जो डीएनए को विशिष्ट जगह पे काटने का काम करता है, अर्थात डीएनए खंडे को काटने का काम करता है। याद आया होगा, मैंने बताया था कि डीएनए को जैव प्रौद्योगिकी, डीएनए को अवांछित खंड को काट कर हटा देते हैं और इसमें वांछित खंड लगा देते हैं। तो डीएनए के खंडों को काटने और उसमें खंडों को जोड़ने में एक एंजाइम कार्य करता है जो कि अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए के खंडों काटने वाले एंजाइम का नाम पूछ रहा है। तो याद होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पर विकल्प दे रहा हूँ और आप चेक करिए फिर बताइए। ठीक है, पहला जो होगा आपका एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम पहला आपका है, और दूसरा विकल्प है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और जो तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये 4 प्रकार के एंजाइम हैं। एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम पहला है, दूसरा है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, और चौथा उपयुक्त सभी। अब आप इनमें से बताओ कौन सा है। 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर सेलेक्ट करिए, फिर हम बता रहे हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट करें। हो गया, टाइम ओवर हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह लेता हूं कि जो डीएनए होता है बेटा, ये प्रत्येक प्राणी की कोशिका में एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, और मानव की कोशिका में 46 डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, और उनकी संरचना वाटसन क्रिक ने कैसे बताई थी? सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित संरचना है। ये देख रहे हैं आप संरचना। फेयर लवली के डिब्बे पर भी इस तरह की संरचना बनी होती है जो कि डीएनए को दर्शाता है। ठीक है, क्यों? मैंने बताया था, हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखिए डीएनए है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्या है खंड हैं। मान लीजिए इस अवांछित खंड, इस खंड में क्या है त्रुटिपूर्ण जीन्स है, इसे अवांछित खंड है, इसे हमें काटना है। तो इन चारों में से कौन सा एंजाइम डाल दें, ये काट देगा। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, राइट आंसर इज एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं, अंतः निर्बंधन एंजाइम कहते हैं। यही वो एंजाइम है जिसे अगर हम इस डीएनए पे काट डाल दें तो ये डीएनए यहाँ से कट के क्या हो गया, अलग हो गया इतना। ठीक है, क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इसलिए इसे किसको भाई, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कई जगह मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट करके। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं नोट करके। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखे हो तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन कि डीएनए की आणविक कैंची एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या इसी को हिंदी में लिखें तो याद रखना अंतः निर्बंधन एंजाइम। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने दोनों नामों को यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, क्लियर कर दिया, दोनों नाम से आ सकता है। ठीक है,
तो सभी लोग नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प क्वेश्चन थे, चारों खत्म हो गए। अब हम जो बात करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन होगा, उसमें जो पहला है कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, वृषण के 2 प्रमुख कार्य। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए वृषण क्या है। ठीक है, फिर आप कार्य बताइए बाद में। तो मैंने आपको कहा था कि मानव में 2 भेद होते हैं, नर और मादा। ठीक है, क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं, नर और मादा। तो जो नर होता है उसमें जो जननांग होता है, ठीक है, उस जननांग में कई अंग होते हैं और उसी कई अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। और ये जो तंत्र है ये कई अंगों से मिला के बना है, और नर का जो प्रमुख जननांग होता है वो क्या होता है? वृषण होता है। और ये 2 होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब बाकी इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, उसके अलावा पेनिस, बहुत सारे, उनसे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। तो बोलो वृषण क्या है? नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग है या नर जननांग होता है। ये 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जिसे एक के रूप में जान सकते हैं। तो ये जो वृषण है, ठीक है, आपने देखा होगा अगर कुछ तो इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है इस तरह से। तो ये जो है दोनों बेटा, इसी को वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और ये क्या होगा? ठीक है, बोलो लेफ्ट है, और ये क्या है? राइट। ठीक है, राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस। पूछ रहा है इनका काम क्या है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ दिस टेस्टिस, इनके 2 कार्य बताइए। तो दोस्तों यही मनुष्य में क्या करते हैं? शुक्र जनन क्रिया यही होती है, अर्थात शुक्राणु वीर स्पर्म बनने का काम यही होता है, मेन काम यही है। अर्थात नर जनन कोशिका या नर युग्मक या शुक्राणु बनाने का काम इसी वृषण के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? पहला काम हो गया शुक्राणुओं के निर्माण में। ठीक है, तो हो गया कार्य, तो यहाँ लिख दीजिएगा वृषण के 2 प्रमुख कार्य। ठीक है, हेडिंग करिएगा, फिर लिख दीजिएगा कि इनके 2 प्रमुख कार्य क्या होते हैं दोस्तों, निम्नलिखित होते हैं, आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु जिसको नर युग्मक या वीर्य कहते हैं, ठीक है, का निर्माण करना, अर्थात स्पर्म फॉर्मेशन करना। ठीक है, और दूसरा एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करना। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करना, जो कि किसी भी नर को नर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन में चारों इस WH सेट का और एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हमने कवर कराया दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।